एक मौलवी साहब जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में एक चारपाई पर आराम कर रहे थे। अचानक उनकी झोपड़ी के बाहर एक शानदार गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से एक महिला कलेक्टर उतरती है और सीधा झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। मौलवी साहब किसी को अंदर आते देख तुरंत अपनी चारपाई पर बैठ जाते हैं। महिला कलेक्टर अंदर आते ही मौलवी साहब के पैर छूती हैं और कहती हैं, अब्बू, मैं आ गई। यह सुनकर मौलवी साहब हैरानी में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, बेटी, तुम कौन हो और मुझे अब्बू क्यों कह रही हो? इस पर महिला कलेक्टर जवाब देती हैं, अब्बू, आप मुझे भूल गए। मैं कोमल वर्मा हूं। अब मैं कलेक्टर बन गई हूं। जैसे ही मौलवी साहब यह नाम सुनते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उस लड़की को गले से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। कौन थी वह महिला कलेक्टर मौलवी साहब से? उनका क्या संबंध था? यह जानने के लिए आनंद जनता स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरी कहानी जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम ईश्वर चंद शर्मा था और उनकी पत्नी का नाम ससावित्री इस समय गर्भवती थी और कुछ दिनों बाद बच्चे को जन्म देने वाली थी। इस बात को सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश रहते थे, क्योंकि अब उनके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला था। धीरे धीरे समय बीता और डिलीवरी का समय आ गया। जैसे ही डिलीवरी का समय आया, ईश्वरचंद शर्मा अपनी पत्नी को लेकर सीधे अस्पताल गए। वहां पर डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी को बचाया नहीं जा सका, यानी कि ईश्वरचंद की पत्नी सावित्री की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। इस खबर से ईश्वरचंद बेहद परेशान हो गए, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से पूछा, बेटा हुआ है या बेटी? तो डॉक्टर ने बताया कि बेटी हुई है। इसके बाद ईश्वरचंद ने अपनी बेटी को पालने पोसने किया। वह मां और पिता दोनों का प्यार अपनी बेटी को दे रहे थे और उसे बड़े प्यार से बड़ा कर रहे थे। उस लड़की का नाम रखा गया कोमल। धीरे धीरे बड़ी होती गई। जब वह स्कूल जाने योग्य हुई तो उनके पिता ने उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ समय बीता और कोमल ने 10वीं कक्षा के लिए परीक्षा दी। कोमल पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी और उनके पिता अपनी बेटी की इन खूबियों पर गर्व करते थे। वह हमेशा कहा करते थे, बेटी, तू पढ़ लिख कर जरूर किसी दिन बड़ा अफसर बनेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक एक हादसे में ईश्वरचंद की मौत हो गई। जब कोमल को यह खबर मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। कोमल के रिश्तेदार इकट्ठा हुए और यह तय करने लगे कि उसे कौन अपने साथ ले जाएगा। तभी कोमल की बुआ वहां आई और कहा, कोई बात नहीं, कोमल को मैं अपने पास रख लूंगी और अच्छी तरह इसका पालन पोषण करूंगी। इसके बाद सभी रिश्तेदारों की सहमति से कोमल को उनकी बुआ के पास छोड़ दिया गया। कोमल अपनी बुआ के यहां रहने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी बुआ उसे सिर्फ घर के काम करवाने के लिए लाई है। बुआ उससे पूरा घर का काम करवाती और उसके बाद ही उसे खाने के लिए कुछ देती। निकिता ने यह सोच लिया कि अब उसे सब सहना होगा। वह खुद से कहती, मेरे माता पिता नहीं है तो यही ठीक है, कम से कम यहां खाने को तो मिल रहा है। कुछ समय बाद कोमल को पता चला कि 10वीं कक्षा के उसके पेपर का रिजल्ट आ गया है। जब उसने रिजल्ट देखा तो उसे पता चला कि उसने पूरे जिले में टॉप किया है। इसके बाद कोमल ने अपनी बुआ से कहा, बुआ, मैंने 10वीं कक्षा में पूरे जिले को टॉप किया है। अब मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूं और अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहती हूं। कोमल की बात सुनकर बुआ का चेहरा उतर गया। वह कहने लगी, अगर तू पढ़ने जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? कोमल अपनी बुआ को मनाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी बुआ उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुझे घर के अंदर ऐसे ही रहना होगा। इसके बाद कोमल अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपने पिता की वह सारी बातें याद आ रही थीं, जो उसके पिता कहा करते थे। उन बातों को सोच सोचकर वह फूट फूट कर रोती रहती है। रोते रोते धीरे धीरे रात हो गई थी, लेकिन रात तक ना तो कोई उसे खाना देने आया और ना ही कोई यह कहने वाला था कि बेटी मत रो, तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। इसके बाद कोमल अपने आप को समझाती है और परिस्थितियों के साथ जीने की कोशिश करने लगती है। कई बार तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वह इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन वह जाती भी तो कहाँ जाती।
क्योंकि उसकी बुआ उसे अपने साथ लेकर आई थी और उसका जो घर था उसमें वह पहले रहा करती थी। उसे बेचकर भी बुआ ने पैसे अपने पास लिए थे। गांव की जमीन भी गांव के ही एक पड़ोसी को दे दी गई थी और बुआ ने कहा था कि जो भी पैसे मिल सकते हैं दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। कोमल इसी तरह से अपना जीवन जीती रहती थी और वहीं पर बनी रहती थी। उसे दिन भर पूरा काम करना पड़ता और खाने के लिए तब मिलता जब पूरा परिवार खाना खा चुका होता। इन सारी बातों को देखकर कोमल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह इस घर में नहीं रहना चाहती। उसे यहां रहते हुए 1 साल हो गया था और इस 1 साल के दौरान बराबर उसे अपने पिता की वही बातें याद आया करती जब उसके पिता कहते थे, बेटी तू पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है और एक दिन बड़ा अफसर बनेगी। उसके दिमाग में अफसर बनने का भूत सवार था और इसी वजह से कोमल घर से भागने का फैसला कर लेती है। एक दिन उसकी बुआ और घर वाले किसी शादी में गए हुए थे। वे कोमल को अकेले घर पर छोड़कर गए थे। कोमल घर में अकेली थी और सोच रही थी कि आज का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह सोचकर कोमल अपना सारा सामान पैक करती है और पैक करने के बाद चुपके से घर से निकल जाती है। वह रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। पैदल चलते चलते रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहां जाकर एक ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद भी उसे यह नहीं पता था कि उसे कहां जाना है। उसे तो केवल इस जगह से निकलना था क्योंकि यहां पर उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं भी चली जाऊं और वहां पर अपना गुजर बसर कर लूं। रात का समय था। रात को ट्रेन में इक्का दुक्का सवारी ही थी। उन्हीं सवारियों में से एक लड़का बार बार कोमल की तरफ देख रहा था। कोमल को यह बुरा तो लगा, लेकिन वह करती भी क्या, क्योंकि फिलहाल वह ट्रेन के अंदर बैठी हुई थी। उसके बाद वह लड़का अपना फोन निकालता है और अपने साथियों को फोन करता है। वह उनसे कुछ बातें करने लगता है। निकिता ने यह सब कुछ देखा और वह डर गई। जैसे ही अगला स्टेशन आया, उसी डिब्बे में 3 और लड़के चढ़े। वे सभी उस लड़के के पास गए। वह लड़का कोमल की तरफ इशारा करता है और वे सभी लोग कोमल की तरफ देखने लगते हैं। कोमल यह सब देखकर खतरे को भांप जाती है और उसी स्टेशन पर उतर जाती है। उतरने के बाद वे लड़के भी उसके पीछे पीछे उतर गए और उसका पीछा करने लग कोमल अपने सामान को लेकर भागने लगती है। वे लड़के भी उसका पीछा कर रहे थे। वह कभी इधर छिपी, कभी उधर। इसी तरह छुपते छुपाते वह एक मंदिर के सामने पहुंच गई। अभी तक सुबह होने वाली थी। सुबह के 4 बज चुके थे। तभी वहां मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर गए। जैसे ही निकिता ने मौलवी साहब को मस्जिद के अंदर जाते हुए देखा, वह एकदम से उन्हें बाबा कहकर मदद मांगने लगी। कोमल की आवाज लड़कों ने भी सुन ली, लेकिन इतने में मौलवी साहब कोमल को मस्जिद के अंदर बुला लेते हैं। मस्जिद के अंदर बुलाने के बाद वे कोमल से पूछते हैं, बेटी तू कौन है, कहां से आई है और यहां इतनी सुबह क्या कर रही है? कोमल रोते हुए उन्हें बताती है, मैं कहीं जा रही थी। रास्ते में 4 लड़के मेरे पीछे लग गए। मौलवी साहब ये सुनते ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं और उन लड़कों को धमकाकर भगा देते हैं। लड़के यह सोचकर डर जाते हैं कि मस्जिद के अंदर और भी लोग हो सकते हैं। वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मौलवी साहब कोमल को बैठा हैं और उसे पूछते हैं, बेटी तू कौन है, कहां से आई है और कहां जाना चाहती है? कोमल अपनी पूरी कहानी मौलवी साहब को बताने लगती है। वह कहती है, मैं और मेरे पिता साथ रहते थे, लेकिन अचानक मेरे पिता की मौत हो गई। इसके बाद मैं अपनी बुआ के साथ रहने लगी, लेकिन मेरी बुआ मुझे पढ़ने लिखने नहीं देती। मैं पढ़ना चाहती हूं। पढ़ने लिखने के लिए मैंने अपनी बुआ का घर छोड़ दिया और भागकर मैं ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन वहां पर यह लड़के मेरे पीछे लग गए और मैं यहां पर आ गई। यह कहते हुए कोमल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद मौलवी साहब उसे सहारा देते हैं और कहते हैं, बेटी जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। अब वह पूछते हैं, अब तुझे क्या करना है, यह बता। निकिता कहती है, बाबा मुझे पढ़ लिखकर एक बड़ी यूपीएसएससी पोस्ट हासिल करनी है। मौलवी साहब पूछते हैं, तू कहां जाना चाहती है? तो कोमल कहती है, बाबा अभी तो कोई मंजिल तय नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है, यह तय है। इसके बाद मौलवी साहब कहते हैं, बेटी अब तू जवान हो रही है और तेरे साथ ये अभी अभी हुआ है। ऐसा बार बार हो सकता है, तुझे किसी घर की जरूरत है। ऐसा कर, जब तक तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मेरे साथ रह ले,
फिर आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहर चली जाना और वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी करना। इसके बाद कोमल मौलवी साहब के साथ उनके घर में रहने लगती है। मौलवी साहब उसका पूरा ख्याल रखते हैं। वह उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और उसकी पढ़ाई में मदद करते हैं। मौलवी साहब के परिवार में कोई नहीं था। वह अकेले ही एक छोटे टूटे फूटे घर में रहते थे और वहीं पर अपना गुजारा करते थे। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में कोमल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। जब कोमल की 12वीं कक्षा का रिजल्ट आता है तो सभी गांव वाले यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसने 12वीं कक्षा को बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। कोमल को भी इस बात की बड़ी खुशी होती है। वह मौलवी साहब के साथ इस खुशी को साझा करती है। वह मौलवी साहब को बताती है, मैंने बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं कक्षा पास की है। मौलवी साहब उससे पूछते हैं, बेटी आगे क्या करने का इरादा है? वह कहती है, पिताजी आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना है। मौलवी साहब उसकी बात सुनते हैं और जितने पैसे उनके पास होते हैं उसे देते हुए कहते हैं, बेटी और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तेरे पास पैसे भेज दूंगा। इसके बाद कोमल वहां से निकलकर एक बड़े शहर में पहुंच जाती है जहां वह अपनी ग्रेजुएशन करने वाली थी। लेकिन कोमल मौलवी साहब पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मौलवी साहब जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे और वह उनकी स्थिति को समझती थी, इसलिए वह काम ढूंढने लगती है। काम ढूंढते ढूंढते वह एक बूढ़े व्यक्ति के होटल पर पहुंचती है और वहां जाकर होटल के मालिक से काम के लिए पूछती है। होटल का मालिक उसे देखता है और कहता है, बेटी तुम क्या काम करोगी? वह जवाब देती है, आप जैसा चाहेंगे वैसा काम मैं कर दूंगी, कोई भी काम चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा समय जरूर चाहिए। इसके बाद होटल का मालिक उससे सवाल पूछने लगता है। वह कहता है, बेटी तुम कौन हो, कहां से आई हो और तुम्हें काम क्यों चाहिए? क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ नहीं रहते? इसके बाद कोमल रोकर अपनी पूरी कहानी होटल के मालिक को सुनाती है। होटल का मालिक की पूरी कहानी सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है, बेटी कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम यहीं पर रहकर पढ़ सकती हो। तुम्हारी पढ़ाई में जो भी मदद होगी वह मैं करूंगा। होटल का मालिक अब कोमल को पढ़ाना चाहता था। उसका कारण यह था कि होटल मालिक की भी एक बेटी थी, लेकिन वह पढ़ाई में सफल नहीं हो पाई थी और घर पर ही रह गई थी। होटल मालिक कोमल में अपनी बेटी का प्रतिबिंब देखते हुए कहते हैं, बेटी अगर तू पढ़ाई में सफल हो गई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसके बाद होटल मालिक उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाते हैं और साथ ही कोमल होटल में काम भी करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और निकिता अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है। जैसे ही कोमल की ग्रेजुएशन पूरी होती है वह होटल मालिक से कहती है, बाबूजी अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना होगा। होटल मालिक उसे खुशी खुशी दिल्ली भेज देते हैं और उसका पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी लेते हैं। वह खुद जाकर उसका अच्छे से कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाते हैं और उसके रहने खाने का इंतजाम भी कर देते हैं। कोमल मन लगाकर मेहनत करती है और धीरे धीरे समय के साथ वह जिला कलेक्टर बन जाती है। अब वह डिप्टी कलेक्टर बनती है तो यह खुशखबरी वह होटल मालिक को देती है। होटल मालिक इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद कोमल ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक जगह उसकी पोस्टिंग हो जाती है। कोमल के पास सरकारी गाड़ी थी, सरकारी आवास था, उसे रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं थी और वह एक जिला कलेक्टर बन गई थी। इसके बाद होटल मालिक भी उससे मिलने के लिए आते हैं। कोमल उनका अच्छे से स्वागत करती है और पिताजी पिताजी कहकर उन्हें संबोधित करती हैं। होटल मालिक को देखकर उसे मौलवी साहब की याद आ जाती है। मौलवी साहब ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और 2 साल तक उसकी देखभाल की थी। उन्होंने उसे 12वीं कक्षा तक शिक्षा दिलाई थी। इसके बाद कोमल मौलवी साहब से मिलने का मन बना लेती है। वह अपनी गाड़ी लेकर सीधा मौलवी साहब के पास चली जाती है। इन बातों को लगभग 8 साल बीत गए थे। 9 साल बाद कोमल, जो अब कलेक्टर साहिबा थी, उस जगह पहुंचती है जहां वह कभी मौलवी साहब के साथ रहा करती थी। वह देखती है कि जिस घर में वह पहले रहती थी वह अब वहां नहीं है। उस घर की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई है। इसके बाद कोमल झोपड़ी के अंदर जाती है। सामने मौलवी साहब अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे। वह कोमल को देख मंजर भरी निगाहों से देखने लगे। कोमल उनके पास जाकर उनके पैर छूने लगती है। मौलवी साहब कहते हैं, बेटी तू कौन है और मेरे पैर क्यों छू रही है? इसके बाद कोमल कहती है, अब आप मुझे भूल गए। मैं कोमल शर्मा हूं और अब मैं जिला कलेक्टर बन गई हूं।
जैसे ही मौलवी साहब कोमल का नाम सुनते हैं और यह सुनते हैं कि वह जिला कलेक्टर बन गई है, वह फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए कोमल को अपने गले से लगा लेते हैं। मौलवी साहब की झोपड़ी के सामने एक बड़ी कार आकर रुकती है। गांव में हड़कंप मच जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि मौलवी साहब ने ऐसा क्या किया कि उनकी झोपड़ी पर इतने बड़े बड़े लोग आए और साथ में पुलिस भी है। कोमल के साथ एक गार्ड भी था जो झोपड़ी के बाहर खड़ा था। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब उन्हें पता चला कि यह वही कोमल है जो 2 साल तक इसी गांव में रही थी, तो सभी लोग उसकी कामयाब की खुशी मनाने लगे और उसे प्रोत्साहित किया। इसके बाद कोमल मौलवी साहब से कहती हैं, बाबा चलो, अब आपको यहां पर नहीं रहना है। पहले तो मौलवी साहब मना करते हैं और कहते हैं, बेटी मुझे यहीं रहने दो, लेकिन कोमल जिद करती है और कहती है, बाबा आपको मेरे साथ चलना होगा, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। मौलवी साहब कहते हैं, बेटी यहां पास ही में मस्जिद है, मैं वहां जाकर नमाज पढ़ लिया करता हूं, तुम्हां वहां पर मैं ये काम कैसे करूंगा। कोमल उन्हें बताती है, जहां मेरा आवाज है वहां से भी थोड़ी दूर पर एक मस्जिद है, आप वहां जाकर नमाज पढ़ लिया करना, और अगर आपको यह लगता है कि मैं हिंदू हूं तो यह बात अपने दिमाग से निकाल दें। जब आपने मेरी मदद की थी तो आपने यह नहीं देखा कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम, आपने सभी भेदभाव अपने मन निकाल दिए थे। मैं भी आपकी सेवा इसी भावना से करूंगी। कोमल कहती है, आप मेरे पिता समान हैं और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। ऐसा कहकर कोमल मौलवी साहब को अपने साथ ले जाती है। गांव के सभी लोग इस बात की प्रशंसा करते हैं। मौलवी साहब उसके घर में रहने लगते हैं और पास वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करते हैं। कोमल मौलवी साहब की अच्छी तरह देखभाल करती है। जब भी कोई उससे मिलने आता है और मौलवी साहब को घर में देखता है तो हैरान हो जाता है। लेकिन जब कोमल पूरी कहानी बताती है तो वे लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। कभी कभी होटल मालिक भी उनसे मिलने आते हैं। होटल मालिक अपने परिवार और अपनी बेटी को दिखाकर कहते हैं, ऐसी होती हैं बेटियां। कोमल दोनों को अपने पिता की तरह सम्मान देती हैं। होटल मालिक अपने घर में रहते हैं, लेकिन मौलवी साहब कोमल के साथ रहते हैं। कुछ समय बाद कोमल की शादी उसके बराबर के पद पर कार्यरत एक अधिकारी से हो जाती। हैद के बाद कोमल अपने पति से साफ साफ कह देती है, यह मेरे पिता समान है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इनकी सेवा भी करनी होगी। कोमल का पति जब यह पूरी कहानी सुनता है और समझता है कि किस तरह मौलवी साहब ने कोमल का साथ दिया था, तो उसके मन में भी मौलवी साहब के प्रति आदर और बढ़ जाता है। वह भी उनकी अच्छी तरह देखभाल करता है। दोस्तों, यह कहानी एक लड़की की है जिसे बचपन में माता पिता ने छोड़ दिया, लेकिन उसने अपने हौसले और मेहनत से सफलता हासिल कर समाज को दिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद जीत संभव है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। ऐसी कहानियों का उद्देश्य है कि हम इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बदलाव ला सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।